हाँ वो पढ़ा देंगे, एक बार और देख लेना कोई टॉपिक रह गया हो तो। ओके, कल हम पढ़ रहे थे लवण प्रभावित मृदाएं, कौन सी पढ़ रहे थे? लवण प्रभावित मृदाएं पढ़ रहे थे। और लवण प्रभावित मृदाओं के अंदर हमें पढ़ रहे थे कि लवणीय मृदाएं कौन सी होती है, क्षारीय मृदाएं कौन सी होती है और लवणीय क्षारीय कौन सी होती है। एक बार बताएंगे लवणीय मृदाएं कौन सी होती है? ईसी 4 से अधिक और ईएसपी 15 से कम होता है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को सफेद ऊसर मृदाएं कहते हैं, लवणीय मृदाओं को सोलन चौक मृदाएं कहते हैं, थुर रे और लूणी मृदाएं भी कहते हैं। लवणीय मृदाओं की हम बात करें तो पूरे भारत में लवण प्रभावित मृदाएं जो है, लवण प्रभावित मृदाएं पूरे भारत में जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं वो याद रखना कितनी है? आपको याद रखना है पूरे भारत में लवण प्रभावित मृदाएं हैं 6.74 मिलियन हेक्टेयर। कितनी है? 6.74 मिलियन हेक्टेयर, 6.74 मिलियन हेक्टेयर। ये टोटल भारत में कैसी मृदाएं हैं? लवण प्रभावित है। इनमें से दो प्रकार की मृदाएं निकलती है, एक लवणीय मृदाएं और एक क्षारीय मृदाएं। एक है लवणीय मृदाएं और एक है क्षारीय मृदाएं। अगली बात समझ में, तो लगभग 2.96 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो कैसी है? लवणीय मृदाओं की। और लगभग 3.78 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो कैसी है? क्षारीय मृदा। लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए। भारत में कुल लवण प्रभावित मृदाएं कितनी है? भारत में कुल लवण प्रभावित मृदाएं कितनी है? 6.74 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे अधिक लवणीय मृदाएं कहां पाई जाती है? सबसे अधिक लवण प्रभावित मृदाएं कहां पाई जाती है? तो याद रखना भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो याद रखना गुजरात में। कहां पाई जाती है? गुजरात में। क्षारीय मृदाएं सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सॉरी, उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदाएं सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गुजरात में। अच्छा, राजस्थान में पूछ ले तो ये सब कहां का है? भारत में। राजस्थान का पूछ ले तो आपसे, राजस्थान में कितनी है जमीन लवणीय मिट्टी की? नहीं पता? तो याद रखना 0.374 मिलियन हेक्टेयर, यह आपको याद रखना है 3,74,000 हेक्टेयर जमीन। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 क्या वर्ग किलोमीटर, और ये क्या है? हेक्टेयर है। लिख दिया? अच्छा, लवणीय मृदाओं का रंग सफेद क्यों होता है?
कौन से लवण अधिक होते हैं? कैल्शियम, वो मैग्नीशियम, वो सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं होते। कल लिखवाया था आपको, याद हो तो। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट नहीं होते। अब दूसरे नंबर पे मिट्टियां होती है क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं होती है? क्या बोलते हैं इसको? और सोडिक मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडिक मृदाएं। तो अब आपसे पूछ लिया जाए क्षारीय मृदाओं का दूसरा नाम क्या है? सोडिक मृदाएं। इनको काली ऊसर मृदाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली ऊसर मृदाएं। क्यों कहते हैं भैया? और इनको सोलोनेड्स मृदाएं भी कहते हैं। काली ऊसर मृदाएं क्यों कहते हैं? तो याद रखना, इनकी सतह का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्यों होता है रंग काला? इनकी सतह का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्यों होता है काला? कोई बताएगा? देखो, होता क्या है, कार्बनिक पदार्थों का विसरण हो जाता है। तो इसका कारण लिखिए, कारण क्या है? तो कारण आपके लिखा हुआ है, सोडियम की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? क्योंकि इन मिट्टियों में क्या अधिक होता है? एक्सेसिबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? मिनिमल सोडियम प्रतिशत कितना होता है? 15% से अधिक। तो सोडियम की अधिकता के कारण कार्बनिक पदार्थों का क्या हो जाता है? विसरण हो जाता है। और कार्बनिक पदार्थ विस्तृत होकर सतह पे फैल जाते हैं। फैलेंगे तो कार्बनिक पदार्थों का रंग कैसा होता है? तो कैसे दिखेगी ये मिट्टी भी? काली दिखेगी। सोडिक मृदाएं क्यों कहते हैं इन मृदाओं को? सोडियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। सोडियम व उसके लवणों की अधिकता होती है। कौन से लवण अधिक होते हैं सोडियम के? तो याद रखना, इसमें कौन से लवण अधिक होते हैं? तो याद रखना, इसमें सोडियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट की क्या होती है? अधिकता होती है। आगे बात समझ में? वापस बताओ, इन मृदाओं के 4 नाम है, कौन कौन से है? क्षारीय मृदाएं, सोडिक मृदाएं, काली ऊसर मृदाएं, और 4 नंबर पे क्या है? सोलोनेड्स। कौन सी मृदाएं हैं? सोलोनेड्स मृदाएं। कितने नाम है? नाम काली ऊसर क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी सतह का रंग कैसा होता है? क्यों होता है काला? क्योंकि सोडियम अधिक होने के कारण कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं? विस्तृत और सतह पर फैल जाते हैं। और सतह पर फैलेंगे, सतह का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। और इन मृदाओं को सोलोनेड्स मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलोनेड्स मृदाएं। इन मृदाओं का सुधार कैसे किया जा सकता है? देखो, यदि मैं बताऊं, इन सुधार के 3 उपाय है। कितने उपाय है? 3 उपाय है। एक है भौतिक उपाय। सुधार के कैसे उपाय? भौतिक उपाय। कुछ है इसके रासायनिक उपाय। कैसे हैं? रासायनिक उपाय। और कुछ है जैविक उपाय। कैसे उपाय है? जैविक उपाय। फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। भौतिक उपाय में अपन क्या करते हैं? तो याद रखना, सबसे पहले कुछ काम करते हैं। जैसे एक है खुरचना। क्या करते हैं अपन? खुरचना। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैपिंग। क्या बोलते हैं? स्क्रैपिंग। आपने बहुत बार ये काम किया भी है। कभी बर्तन में गंदगी लग जाती है तो खुरच के साफ कर देना उसको। तो यहां अपन क्या करेंगे? मिट्टी की सतह पे क्या जमा हुए? लवण। तो उन लवणों को हम खुरच के वहां से क्या कर लेंगे? हटाएंगे और कहीं दूर ले जाके पटक देंगे। भाई मान लीजिए अपनी मिट्टी की सतह है, तो मिट्टी की सतह में ट्रैक्टर की सहायता से, अपन कल्टीवेटर और के सहायता से यहां से सारा का सारा लवण खुरच के क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे और कहीं दूर ले जाकर क्या बना देंगे? ढेर बना देंगे। ताकि मिट्टी से खुरच के अपन ने क्या कर लिया है? पूरे के पूरे लवण को क्या कर लिया है? हटा दिया। इसको बोलते हैं खुरचना। क्या बोलते हैं? लेकिन ये वहां पे पॉसिबल है जहां पे लवण कहां पे जमा हो? सतह पे जमा हो। लवण यदि पूरे प्रोफाइल में, तो वहां पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं खुरचना। एक सेकंड है खाई बनाना। क्या बनाना?
खाई, खाई माने ट्रेंच, तो याद रखना इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेंचिंग। तो ट्रेंचिंग में अपन क्या करते हैं, अपन अपने खेत के चारों ओर क्या बना देते हैं, खाई बना देते हैं, और खाई बना के इस मिट्टी में पानी देते हैं। तो पानी देंगे तो क्या होगा, लवण सारे घुल के कहां चले जाएंगे, खाई वाले भाग में चले जाएंगे, और पूरे लवण कहां जमा हो जाएंगे, खाई में, और अपनी मिट्टी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। क्या बोलते हैं? ट्रेंचिंग। एक इसका विधि है थर्ड नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं सब सोइलिंग। क्या बोलते हैं? सब सोइलिंग। और एक हम बोलते हैं, एक विधि है, वो है गहरी जुताई, डीप प्लोइंग। गहरी जुताई, जिसको हम बोलते हैं डीप प्लोइंग। क्या बोलते हैं? डीप प्लोइंग। इनमें हम क्या करते हैं, चीजल प्लो, आप पढ़े हो टिलेज, तो वहां चीजल प्लो पड़ा हुआ, तीखे से आगे वाला बहुत लंबा सा। अब उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, कठोर परतों को तोड़ेंगे। तो याद रखना इन दोनों में क्या करते हैं अपन, मिट्टी में उपस्थित कठोर परत तोड़ी जाती है। क्यों तोड़नी है कठोर परत? क्योंकि कठोर परत टूटेगी तो अब पानी कहां जाएगा, नीचे। तो पानी नीचे जाएगा तो अपने साथ लवण को भी लेके कहां जाएगा, नीचे जाएगा। एक होता है प्रोफाइल पलटना। क्या होता है? प्रोफाइल पलटना। क्या होता है ये, हम पूरी प्रोफाइल को क्या कर देंगे, उलट पलट कर देंगे, ताकि ऊपर वाले लवण तो कहां चले जाए और नीचे की अच्छी मिट्टी कहां आ जाए, ऊपर आ जाए। इसको बोलते हैं प्रोफाइल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? प्रोफाइल इन्वर्जन। एक सबसे इंपॉर्टेंट, निक्षालन, स्टार पॉइंट कर लेना, निक्षालन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। इसका मतलब होता है सिंचाई जल के अतिरिक्त पानी देना, सिंचाई जल के अतिरिक्त पानी देना, ताकि मिट्टी में उपस्थित लवण घुल के कहां चले जाए, नीचे चले जाए। तो याद रखना निक्षालन किसको बोलते हैं, अंकित वापस बताओ। सिंचाई जल के अतिरिक्त, सिंचाई जल, सिंचाई जल पता है ना, पानी इरिगेशन के लिए देते हैं। सिंचाई जल के अतिरिक्त पानी देना, ताकि लवण मिट्टी से घुल के कहां चले जाए, नीचे चले जाए। इसको क्या बोलते हैं? निक्षालन कहते हैं। यहां निक्षालन में हमेशा पानी, इरिगेशन पानी से भी थोड़ा क्या देना है, ज्यादा, ताकि पानी जड़ क्षेत्र से होके हुए कहां जाए, नीचे जाए, और नीचे जाए तो अपने साथ लवणों को घोलकर नीचे दे जाए। लवणीय मृदाओं के सुधार की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? लीचिंग है। याद रखना, लवणीय मृदाओं के सुधार की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि है लीचिंग। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा लवणीय मृदाओं का सुधार सबसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है? तो लीचिंग। लीचिंग में जितने पानी की आवश्यकता है उसको हम बोलते हैं निक्षालन मांग। क्या बोलते हैं? लीचिंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो अब आपसे पूछा जाए निक्षालन मांग क्या होता है? निक्षालन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या कहलाती है? निक्षालन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या कहलाती है? निक्षालन मांग कहलाती है। निक्षालन मांग को शॉर्ट में बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, LR। क्या बोलते हैं? और LR का फॉर्मूला होता है ECIW/ECDW/100। ये लिख लीजिए फॉर्मूला, EC ECIW/ECDW। क्या है EC? क्या है? विद्युत चालकता है। IW क्या है? IW है सिंचाई जल। DW क्या है? ड्रेनेज वाटर, निकासी जल। लिख लीजिए। अच्छा, एक होती है लाइम रिक्वायरमेंट, चूना मांग। किसने दी थी? कभी पूछ ले जाए तो क्या करोगे? तो याद रखना, शू मेकर ने। किसने दी? शू मेकर। नहीं लिखा हो तो लिख लेना। चूना मांग, लाइम रिक्वायरमेंट, शू मेकर ने दी।
एक होती है जिप्सम मांग, किसने दी? शू नोवर ने। और पूछ लिया जाए निक्सारन मांग किसने दी, तो याद रखना रिचार्ड्स ने। तीनों लिख लो, कुछ नहीं लिखा हुआ तुम्हारे। रिचार्ड्स ने दी निक्सारन मांग, जिप्सम मांग किसने दी? शू नोवर ने। और चूना मांग किसने दी? शू मेकर ने। लिख लिया? ये तो सारे कैसे विधियां हैं, कैसी विधियां हैं? भौतिक विधियां हैं। एक होती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या करते हैं अपन? कुछ रसायन डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे। और केमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कौन सा है? देखो, तो याद रखना रासायनिक विधियां। दूसरे नंबर पे कौन सी विधियां हैं? रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में हम कुछ केमिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं? कुछ केमिकल। जैसे एक केमिकल है आपका जिप्सम। क्या है? जिप्सम। एक है आपका सल्फर। क्या है? एक है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है? मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक है आयरन पाइराइट। क्या है? और इसके अलावा है एल्यूमिनियम और आयरन सल्फेट। एल्यूमिनियम और आयरन लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ वापस बोलो? फॉस्फोजिप्सम, बिल्कुल सही है। एक फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फोजिप्सम कौन सी फैक्ट्रियों का उप उत्पाद है? याद रखना, अम्ल उत्पादक उत्पादक उद्योग का उप उत्पाद होता है फॉस्फोजिप्सम। राजस्थान में पाइराइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो याद रखना सीकर में। सीकर में कौन सी जगह है? सदालीपुर। अच्छा, एक ये पाया जाता है बिहार में। कौन से जिले में? अमझोर नाम के स्थान पे, रोहतास जिले में। कौन सा जिला है? रोहतास जिला। रोहतास के अमझोर में। और सीकर में सदालीपुर में क्या पाया जाता है? पाइराइट की खदानें हैं। लिख लीजिए। कौन सी बुक बेटा? रिया शर्मा। सर बुक्स प्रोवाइड करवा दो। कौन सी बुक्स? सोहेल के नोट्स प्रोवाइड करवा चुके हैं अपन। रोहतास है ओनली, गढ़ नहीं है। रोहतास। रोहतास गढ़ नहीं, वो राजस्थान में होगा। बिहार में तो पहले गढ़ होगा, क्या पता उसका नाम। अब सिर्फ रोहतास है। मान सिंह ने यहाँ क्या बनाई थी? हाँ। मान सिंह कौन सा? जयपुर वाले? मान सिंह जोधपुर के भी तो थे। राठौड़ थे। क्या काम किया उन्होंने? कहाँ पे?
क्या था मंदिर, किसका था? किसका? नाहत का मंदिर। वो नाहत के चेले थे, नाहत संप्रदाय को मानते थे। जो संस्थान द्वारा दी जाती है वो बुक्स, वो तो संस्थान देगा। हाँ, वो तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी संस्थान से मांगूंगा। ठीक है, संस्थान के नंबर दे रखे हैं आपको। ठीक है, संस्थान के नंबर है, जहां आपने ऐप लिया है वहां पे आपको नंबर है, वहां संस्थान से जो भी बात है वो संस्थान से कीजिए। मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, मेरे पास जो ज्ञान है वो, मेरी राइटिंग में सुधार कर सकता हूँ, मेरी बातों में सुधार कर सकता हूँ, लेकिन बुक्स मेरे पास भी नहीं है। मैं तो खुद ही चाहूंगा कि तुम जब लेके आओ तो एक मुझे भी मेरे भी लेके आना है। मुझे तो ये नोट्स भी नहीं देते, मैं इनसे मांग मांग के पढ़ता हूँ। मेरे पास नोट्स होते तो मैं भी ले आता, मुझे नहीं देते। बोले नहीं सर आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप वहां से, जगदीश बोला मिर्जा मान सिंह, नाम मिर्जा था उनका, तो मिर्जा गालिब जैसे मिर्जा मान सिंह है। कहाँ के थे? आमेर के। चलो बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, जिप्सम मिट्टी में जाएगा, सर बुक्स भी मिलती है क्या? ये रियल में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये बात नहीं छेड़ता। मुझे रियल में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको क्या मिलता है, आपने कितने रुपए में कोर्स लिया है, उसके साथ क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, इसकी मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए संस्थान अनाउंसमेंट में बार बार अनाउंसमेंट करता है, क्लास के संबंधित, नोट्स के संबंधित, किसी भी संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। वहां आप कॉल करोगे तो वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो मैं तो आपसे भी अनजान हूं, सोइल साइंस मुझे थोड़ी बहुत पता है तो वो मैं बता रहा हूं तुम्हें, बाकी नोट्स वोट्स का तो मुझे ये बताते भी नहीं है, तो मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे तो इन लोगों ने नोट्स भी नहीं दिए, तुम लोगों को तो नोट्स तो मिले। ठीक है, रिया, साक्षी, जगदीश, विकास, आप सभी, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जितनी क्वेरीज है आपकी, जितने डाउट्स है वहां पूछिए। सर नोट्स कब मिलेंगे, कितने पेज के हैं, कितना बाहर है, कितने किलोग्राम के हैं, सर व्हाइट पेज है ब्लैक पेज है, सर कौन सी साइज से लिखे हुए, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वहां से आप पता कीजिए। मुझे तो इतना ही पता है कि पढ़ाना कैसे है। लिख लिए? मुझे बताओ, जिप्सम जब मिट्टी में जाएगा तो सुधार कैसे करेगा? मिट्टी को अम्लीय कर देगा। कैसे करेगा अम्लीय? तो आप देखो मिट्टी के अंदर है क्या। मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, सोडिक मृदाओं के अंदर क्या है? सोडियम की अधिकता है। किसकी अधिकता है? सोडियम की अधिकता। और हमने क्या डाला? जिप्सम डाला, CaSO4। तो ऐसे में वो क्या करेगा? टूटेगा कैल्शियम और सल्फेट में, और कैल्शियम किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? सोडियम के साथ। और मिट्टी के कणों के ऊपर क्या आ जाएगा? कैल्शियम आ जाएगा। और सोडियम कहां जाएगा? बाहर। Na2SO4। ये Na2SO4 जो है वो आसानी से क्या हो जाता है? निक्षालित हो जाता है, और मिट्टी से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से सोडियम, कैल्शियम सल्फेट क्या करता है? मिट्टी का सुधार करता है। मान लीजिए 1 टन जिप्सम देना है किसी मिट्टी को। कितना टन जिप्सम देना है? 1 टन। और किसी जगह पे जिप्सम उपलब्ध ही नहीं है, वहां पे यदि सल्फर उपलब्ध है तो सल्फर आपको कितना देना पड़ेगा? 0.19 टन। लिखा होगा, देखो एक बार बताता हूं नोट्स के अंदर। नहीं मिल रहा? ले मुझे दे। नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए। जिप्सम के तुल्यांक अन्य सुधारकों की मात्रा। जिप्सम के तुल्यांक अन्य सुधारकों की मात्रा। जिप्सम के तुल्यांक अन्य सुधारकों की मात्रा। 1 टन जिप्सम की जगह यदि हमें सल्फर देना है तो कितना देना है? 0.19 टन। यदि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल देना है तो 0.57 टन। क्या देना है? सल्फ्यूरिक अम्ल देना है। मतलब जिप्सम से भी क्या देना है? कम ज्यादा? कम देना है भाई। 1 टन जिप्सम की जगह आपको 0.19 टन सल्फर देना, बहुत कम। 0.57 टन क्या देना है? सल्फ्यूरिक अम्ल। 0.63 टन आपको देना है पाइराइट। क्या देना है? पाइराइट। समझे?
93 टन देना है फॉस्फोजिप्सम। कौन सा जिप्सम? फॉस्फोजिप्सम। लेकिन 1.29 टन देना है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और 1.62 टन देना है आयरन सल्फेट। लिख लो। और कैसे सुधार कर सकते हैं? अम्लीय उर्वरक डाल के। अम्लीय उर्वरक कौन कौन से हैं? एनहाइड्रस अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, एमएपी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अच्छा, और कैसे सुधार कर सकते हैं? लवण सहनशील पादप लगाकर। और कैसे सुधार कर सकते हैं? खाद डालकर। खाद में भी किसकी खाद? गोबर की खाद, हरी खाद। हरी खाद में कौन सी क्रॉप डालनी है? ढैंचा। सबसे उपयुक्त कौन सी है? क्योंकि ढैंचे का पीएच कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। अच्छा, एक खरपतवार भी डाल सकते हैं। कौन सा खरपतवार डाल सकते हैं? सत्यनाशी। कौन सा? आर्जिमोन मैक्सिकाना। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना डाल के कहां पे कर रहे हैं अपन ये काम? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की वीड से भी किसका सुधार किया जा रहा है? सोडिक मृदाओं का सुधार किया जा रहा है। सबसे पहले सोडिक मृदाओं के सुधार में जिप्सम का प्रयोग किसने किया था? जेडब्ल्यू लेदर ने किया था। जेडब्ल्यू लेदर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भारत में मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। भारत में मृदा विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक। सबसे सहनशील फसल कौन सी है? तो आपका धान, जो, सुगर बीट, चुकंदर, पालक, ये कौन सी बहुत सारी, कपास, ये सारी कैसी फसलें हैं? लवण सहनशील या फिर सोडियम सहनशील फसलें हैं। ये आपको याद रखना है। एक टॉपिक हमारे बीच में रह गया था जिसका नाम था मृदा अम्लता के प्रकार। मृदा अम्लता के प्रकार। मृदा अम्लता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक अम्लता होती है सक्रिय अम्लता। कैसी अम्लता? सक्रिय अम्लता। एक अम्लता होती है विनिमयशील अम्लता। कैसी अम्लता? विनिमयशील अम्लता। और एक होती है कुल अम्लता। कैसी अम्लता? कुल अम्लता। सक्रिय अम्लता क्या होती है? यदि हाइड्रोजन की आयन मिट्टी के विलयन के अंदर है, तो याद रखना H+ आयन कहां है? मृदा विलयन के अंदर है। तो मृदा विलयन के अंदर H+ आयन है तो उसको कौन सी अम्लता कहेंगे? सक्रिय अम्लता। यदि हाइड्रोजन के आयन मृदा कणों की सतह पर है, मृदा कणों की कहां पे है? सतह पे, तो उसको क्या बोलेंगे? विनिमयशील। और सक्रिय प्लस विनिमयशील दोनों को क्या बोलेंगे? कुल अम्लता। क्या बोलेंगे? पीएच मीटर के द्वारा कौन सी अम्लता ज्ञात की जाती है? पीएच मीटर के द्वारा कौन सी? सक्रिय। विनिमयशील अम्लता ज्ञात नहीं होती। पादपों के लिए हानिकारक कौन सी है? पादपों पर प्रत्यक्ष प्रभाव किसका पड़ता है? सक्रिय अम्लता का। वापस सुनिए, मृदा अम्लता कितने प्रकार की? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? अरे भाई, कुल को भी मान लेते हैं। पहली कौन सी? सक्रिय। दूसरी, तीसरी। कुल अम्लता कैसे पता चलेगी? सक्रिय प्लस विनिमयशील। मिट्टी के सॉल्यूशन के अंदर, विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन पड़े उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी के कणों के ऊपर हाइड्रोजन पड़े उसको, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? पीएच मीटर के द्वारा कौन सी ज्ञात की जाती है? पौधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव किसका पड़ता है? सक्रिय अम्लता। सबसे ज्यादा अम्लता कौन सी होती है? नहीं, विनिमयशील ज्यादा होती है। तो याद रखना, ये अधिक होती है। सक्रिय अम्लता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। भाई नंबर में कम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्यादा कहां बैठे हैं? मृदा कणों की सतह पर। और विलयन में हाइड्रोजन क्या है? कम है। अब आ जाओ पूरे नोट्स के लास्ट पेज पर। आगे अब आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए। एक शब्द होता है पेडॉन। क्या होता है? पेडॉन क्या होता है? कोई बता सकता है? मृदा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
मर्दा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पेडॉन कहलाती है। लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? आकार कितना होता है पेडॉन का? 1 से 10 मीटर स्क्वायर, 1 से 10 मीटर स्क्वायर। बहुत सारे पेडॉन मिलकर क्या बनाते हैं? पोलीपेडॉन। क्या बनाता है? पेलीपेडॉन नहीं, पोलीपेडॉन। पोली लिखा हुआ है, पहली लिखा हुआ है? पोलीपेडॉन। पोली मतलब बहुत सारे। अरे भाई, एक लक और बहुलक पढ़े थे ना? एक लक को कहते हैं मोनोमर और बहुलक को कहते हैं पोलीमर। सेकेराइड्स पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पोली मतलब बहुत सारे। तो याद रखना, बहुत सारे पेडॉन क्या कहलाएंगे? पॉलीपेडॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पॉलीपेडॉन। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। विश्व मृदा वर्ष कौन सा था? 2015। अच्छा, ये दिसंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर की कुछ डेट याद रखो, 3, 4, 5 और 23। एक भी, एक को तो मनाते हैं एड्स दिवस, एड्स दिवस मनाते हैं। 3 को क्या मनाते हैं? कृषि शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? कृषि शिक्षा दिवस, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। कृषि शिक्षा दिवस, कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? बिल्कुल, कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस। कृषि में महिलाओं का योगदान। भाई ये औरतें जो है ना, औरतें घर में मम्मी हैं, बहन है, ये रियल में एग्रीकल्चर में काम करती है। अपन जब किसान की बात करते हैं तो अपन किसान आदमी नजर आता है, किसान औरत नजर नहीं आती। लेकिन किसानी तो करती है औरतें भी, खेती का काम करती है कि नहीं करती? तो इसके योगदान का दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व, भारतीय नहीं, विश्व मृदा दिवस। और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह जी। अभी तो गया रे दिवस, ये तो अभी दिसंबर महीने में गया ना, चौधरी चरण सिंह जी की। और चौधरी चरण सिंह जी कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के किसान मसीहा थे, कृषि मंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह जी के याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसान दिवस। ये चारों याद रखना है। रख लोगे? कोई दिक्कत नहीं। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब आई? 2015। कौन सी तारीख को? 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2015 को कौन सी स्कीम आई भाई? सोइल हेल्थ कार्ड। कितने पैरामीटर होते हैं? 12 पैमाने होते हैं। कहां आई सबसे पहले? सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहां पे है? श्री गंगानगर में। कहां पे है? श्री गंगानगर। माधोपुर को भी श्री माधोपुर बोला करो, गंगानगर को भी श्री गंगानगर बोला करो। समझ रहे हैं? तो ये कहां पे है? श्री गंगानगर। कौन सी स्कीम आई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। कब आई? 19 फरवरी 2015। कितने पैमाने हैं? क्या बोलते हैं? स्वस्थ धरा खेतरा। स्वस्थ धरा खेतरा किसका है पैरामीटर? स्वस्थ धरा खेतरा किसको बोलते हैं? इसका टैग लाइन है सोइल हेल्थ कार्ड का। कभी देखा है सोइल हेल्थ कार्ड? उसके ऊपर लिखा होता है स्वस्थ धरा खेतरा, स्वस्थ धरा खेतरा। आगे बात समझ में? अब एक टॉपिक रहा है अपना, कौन सा? राजस्थान की मर्दा है। उसके अलावा अपने सारे टॉपिक हो गए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा अभिषेक से, फिर अंकित से, फिर दोनों भैया लोगों से। बताओगे अभिषेक? कुलदीप? पक्का? सब याद है? चलो बताओ, मृदा विज्ञान, मृदा कौन से शब्द का, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? कौन से शब्द से मिलकर बना है? सोलम का मतलब क्या होता है? फास्ट होता। मृदा विज्ञान के जनक कौन है अंकित? तुम बता आरएस, मृदा विज्ञान के जनक कौन है? वे भी डोकुचे। कहाँ के थे कुलदीप? रूस के थे। कहाँ के थे? भारत में मृदा विज्ञान के जनक कौन है? कौन है कुलदीप? भारत में? JW लेदर। कौन है? JW लेदर। अच्छा, कृषि रसायन के जनक कौन है? कृषि रसायन, विश्व में कृषि रसायन, जेवी लिबिक। जेवी लिबिक। बहुत बढ़िया साक्षी, जगदीश, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कहां से हो? आप धौलपुर। धौलपुर में कहां से? पहाड़ी। कितना दूर है?
भाद्रपद शुक्ल को एक मेला भरता है, बाबू महाराज का मेला। कब मिलता है, कौन सी तिथि को? द्वितीया को, बीज को। और उस बीज को क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी दिन कौन सा मेला शुरू होता है? रामदेव जी का मेला। कहां बढ़ता है रामदेव जी का मेला? पोखरण जैसलमेर। कौन सा गांव है? रूणेचा गांव है, जिसका अभी नाम क्या रख दिया? रामदेवरा गांव ही कहते हैं अपन। रूणेचा, रामदेवरा। बहुत बढ़िया। चलो, अलवर में कोई फेमस कोई जगह बताओ यार, जीके का कोई क्वेश्चन बताओ अलवर का। कौन सा? किसका? भृतहरि जी का। भृतहरि जी का मेला कब लगता है? सप्तमी को। सप्तमी से लगाकर अष्टमी, 2 दिन भरता है। अच्छा, भृतहरि जी कौन थे? उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा तो महाकालेश्वर को बोलते हैं, नहीं बोलते? भृतहरि जी थे। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि उज्जैन के अंदर है ना, कोई भी राजा रात नहीं रुक सकता, कि वो क्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसलिए आज से पहले कोई मुख्यमंत्री रुकते ही नहीं थे रात में उज्जैन। लेकिन अभी मोहन यादव जी बने, वो बोले मैं तो रुकूंगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं ही नहीं, मैं तो प्रधान सेवक हूं, मैं तो सेवक हूं। और वो रुके, उनको कुछ नहीं। पहले से अफवाह थी कि राजा कोई उज्जैन रुक जाए रात को तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि राजा सिर्फ एक ही है उज्जैन के राजा, महाकालेश्वर महादेव। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो भाई राजा हूं ही नहीं, मैं तो सेवक हूं, तो मैं तो रुक ही सकता हूँ। सेवक तो रुक ही सकता, खुद को राजा माने वो नहीं रुक सकता। चलो, बहुत बढ़िया। आप कहां से हो? दौसा के बारे में, मेहंदीपुर बालाजी है। चांद बावड़ी, क्या है चांद बावड़ी? जल बावड़ी है वो। अच्छा, बावड़ी और कुएं में क्या अंतर होता है? बावड़ी और कुएं में सीढ़ीदार होती है, अंदर सीढ़ियां होती है, अंदर तक जा सकते हैं। लेकिन कुएं में सीढ़ियां नहीं होती। आप कहां से हैं? सवाई माधोपुर में क्या है? रणक भरसू आवसो। रणक भंवर आवजो। गणेश जी। कौन से गणेश जी है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। अच्छा, सबसे पहला इनविटेशन उनको ही देते हैं, ऐसा कहते हैं, शादी विवाह का। कितना दूर है घर से? गया है कभी? कितनी बार? एक बार ही। क्यों? अच्छा, और सवाई माधोपुर में कोई अभ्यारण्य वगैरह? नहीं। कौन सा है? अपने घर के बारे में, आसपास के बारे में पता होना चाहिए। आप कहां से हो? धौलपुर में। धौलपुर का कोई फेमस? कौन सा? अरे बिल्कुल, मचकुंड। मचकुंड को तीर्थों का मामा भी कहते हैं। भांजा? तो मामा कौन है? पुष्कर है। अच्छा, नानी कौन है, नानी? जयपुर में कौन सी जगह? सांबर में। कौन सा, किसका मंदिर है? देवयानी का मंदिर है। अच्छा, वो भांजे के बारे में बताओ, मचकुंड के बारे में क्या कोई कुछ बात तो होगी उसके बारे में फेमस? ये देखो, ये बता रहा, स्वाई माधुर में पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है, द एक्सीलेंसी सेंटर फॉर फ्लावर्स। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बताओ अपने अपनी जगह का नाम, फिर अपन आपके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले जितने भी है ना, वो अपने अपने कहाँ से हैं, अपने बारे में बताओ। जगदीश बताओ बाड़मेर के बारे में। जगदीश बाड़मेर के बालोतरा से हैं। बालोतरा पचपदरा के बहुत पास पड़ता है। पचपदरा में क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम चल रहा है। बिल्कुल। साक्षी, आप कहाँ से हो? और भी बच्चे मुझे कमेंट में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो बच्चे कहाँ से हैं सारे? क्या है? हाँ, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। क्या है उसके बारे में? बड़ी एक मस्त कहानी है। ओके, वो अपने आप निकला घुश्मेश्वर महादेव। उसके बारे में और कुछ फेमस बात हो तो बताओ। बाहरवा ज्योतिर्लिंग कह जाते हैं घुश्मेश्वर महादेव को। बहुत बढ़िया। और? अच्छा, विनोद मीणा कोटा से हैं। रामकरण जाट है नागौर से। अन्नू गुर्जर है अलवर से। अलवर वालों ने बताया अपने बारे में। साक्षी बारह से। बारह के बारे में बताओ भाई। सुनीता कुमारी मीणा है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के बारे में बताओ। प्रतापगढ़ सबसे नया जिला होता था किसी रोज, अब नया नहीं। अब तो इतना पुराना हो गया कि इसके ऊपर इतने जिले आके चले गए, पता ही नहीं चल रहा कौन सा है कौन सा नहीं है, वो भी पता नहीं। लेकिन 2008 की 26 जनवरी को एक जिला बना था, वो प्रतापगढ़ है। ओके। रिया शर्मा अलवर से हैं। कशिश पाटीदार डूंगरपुर। डूंगरपुर के बारे में बताओ। मेरे पास तो गाड़ी भी डूंगरपुर नाम की है, नंबर की है, 8J12। तो डूंगरपुर के, मुझे तो कोई कोई पूछ लेता आप सर डूंगरपुर से हो क्या है, तो अब मुझे डूंगरपुर के बारे में बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा, क्योंकि फिर बताना पड़ेगा ना, हाँ डूंगरपुर से हूँ भाई, क्यों बताना जोधपुर से हूँ।
बताओ कशिश अपने बारे में, डूंगरपुर के बारे में बताओ, सब अपने अपने बारे में बताओ, अपने अपने जहां जगह है ना वहां के बारे में बताओ, ताकि जीके। अच्छा मैं तो बताऊं, कोई क्लास में 40 लोग हो, अपने अपने जिले के बारे में याद करके आए, एक दूसरे को बताए तो भी याद हो जाए। समझ रहे हैं? इतने ही तो जिले हैं। तो अब आप कुछ मत करो, जिला दर्शन में सबसे पहले अपने जिले के बारे में पढ़ो, फिर आप जहां के हो, हाड़ोती के हाड़ोती के, मजा आएगा। अपने बारे में पढ़ना सबको अच्छा लगता है। अब मैं बोलूं मेवाड़ के राजाओं को पढ़ूं, थोड़ा दूर के राजा, मैं मेवाड़ के नहीं मारवाड़ के राजा पढ़ूं पहले, मैं मारवाड़ के राजाओं के बारे में पढ़ूं, रानियों के बारे में पढ़ूं, वहां की बावड़ियों के बारे में पढ़ूं, वहां की झीलों के बारे में पढ़ूं, वहां के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पढ़ूं, क्योंकि वहां देखे हुए हैं। मेहरानगढ़ का जिला, अरे मैंने देखा हुआ है भाई, सोनार का किला जैसलमेर देखा हुआ है? अब मैं बोलूं कि चित्तौड़ का किला देखे ही नहीं कभी, तो कहां पता चले कि कहां पर रानी पद्मिनी हुई, कहां हाड़ी रानी हुई, कहां पद्मिनी ने जोहर किया, क्या पता। समझ रहे हैं? तो आप जहां देखे वहां, गढ़साना से हूं, गढ़साना कहां पे, कहां पे भाई गढ़साना? श्री गंगानगर में गढ़साना के, गंगानगर में है, हनुमानगढ़ में? अच्छा, गुड इवनिंग सर फ्रॉम राकेश कुमार, डोकू से, सुपरवाइजर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ये राकेश इसी क्लास में बैठता था, 2 नंबर रूम में, यहीं कहीं आगे बैठता था, इंग्लिश मीडियम में बैच में था 2023 वाली भर्ती में। ठीक है, राकेश बिल्कुल याद आ गया मुझे, बिल्कुल अच्छे से। इंग्लिश मीडियम के 20-25 स्टूडेंट हुआ करते थे, ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, उसमें से बहुत सारे तो उदयपुर के लोकल आई थे, तो उसमें से एक राकेश है, मैं पहचान गया भाई राकेश, मैं डोकू से बोलता था उसको, क्योंकि वो अपने आप में बहुत, सोइल में बहुत इंटरेस्ट लेता था वो। ओके, जीण माता मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में, बहुत बढ़िया। और ये हेतराम कहाँ से है? वो तो बोल रहा है हमारे यहाँ ट्रैफिक फेमस है। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल लाइट कहाँ पे नहीं है? कौन से शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं है? बिल्कुल, कोटा में ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं देखोगे आप, कहीं आपको कोटा में ट्रैफिक सिग्नल लाइट दिखेगी ही नहीं है। हाँ, धौलपुर में बहुत अच्छी सिटी हो जहां पे भीड़ भाड़ हो और वहां पे ट्रैफिक सिग्नल लाइट नहीं हो, तुम्हारे तो वहां पे ट्रैफिक ही नहीं है तो सिग्नल लाइट क्यों होगी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, धौलपुर सिटी है क्या? अच्छा, धौलपुर के बारे में बहुत अलग, कोटा में आएगा कि स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, कोटा में आएगा कि इंडस्ट्री के बारे में आएगा, कोटा में आएगा कि कोटा बहुत अच्छा शहर है, जयपुर में आएगा भीड़ भाड़ बहुत है, जयपुर में आएगा कि कभी पानी, बारिश में पानी भर गया, कभी ऐसे होता है। लेकिन कभी आप धौलपुर की खबरें पढ़ो, करौली की खबरें पढ़ो, तो अब धौलपुर की खबरों में क्या आएगा? बज, बजरी माफिया ने आज की लूट, बजरी माफिया को पीछे दौड़ते हुए 2 सिपाही हुए शहीद, आज बंदूक से हुआ 2 जने घायल। तो वहां कट्टों का व्यापार बड़ा अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे छवि सुधरेगी, काम अच्छा होगा। लेकिन वहां के लोग बॉर्डर के लोग हैं, आगरा के आसपास के लोग हैं, तो अपने आप में बड़े। अच्छा, आरती दादी सर, जोधपुर में काजरी संस्थान फेमस है, अब जोधपुर से हैं आरती और काजरी, काजरी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा संस्थान है। क्या है फुल फॉर्म, क्या है काजरी का? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब स्टेबलाइज हुआ? 59 में। कौन सी तारीख को? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को एक उस रोज एक और कहानी हुई थी नागौर में, पंचायती राज की स्थापना हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। तो याद रखना, पंचायती राज और अपना काजरी संस्थान जो है वो एक ही साथ। विनोद बोले खड़े गणेश जी का मंदिर, बिल्कुल सही है, खड़े गणेश जी कहां पे है? कोटा में। अच्छा, कोटा में मैं जब भी बाजार जाता हूं तभी ट्रैफिक होता है, क्यों? हितराम जी बोल रहे हैं। अच्छा, एक, मैं कोटा भी गया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जहां से एक झील निकलती है, सॉरी एक नदी निकलती है, चंबल, और चंबल से इतना अच्छा परिदृश्य आता है, उस वहां पे कोई वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, या फिर कुछ जंगल वाला एरिया भी है। वहां एक हनुमान, सॉरी गणेश जी का ही मंदिर है। बताओ, कोटा वाले बताएंगे। इतना हिंट दे दिया मैं। थेवा कला से हूं, दिमास प्रतापगढ़। अच्छा, थेवा कला उनका गांव है, दिमास के अंदर प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया। तो बहुत, राकेश आप कहां से हो अभी तक नहीं बताया? तो कुछ हो। तो ये सारे स्टूडेंट इन्होंने अपना परिचय दिया, आपने भी बहुत सारे के बारे में जाना। और मैं कहां से हूं? जोधपुर से। जोधपुर में मेहरानगढ़, कायलाना झील, मंडोर उद्यान, जसवंत सिंह जी, हनुमंत सिंह जी, उसके बाद में मान सिंह की बात की, मान सिंह ने आपने बोला, महामंदिर है, जसवंत थड़ा जिसको उम्मेद प्लेस भी कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा कहलाता है, मार्बल है। ओके, बहुत बढ़िया, राकेश सीकर से हैं, बहुत बढ़िया। 4 खंबे वाला, वाला क्या बोल रही है? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, कल मिलेंगे अपन।